धन्यवाद। अ, सभी को प्रणाम। सभी मित्रों को सादर नमन। आज महात्मा गांधी की और आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। दोनों पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। द्विवेदी जी ने बहुत सोच समझकर आज का विषय रखा है कि ग्राम स्वराज्य, ग्राम सभा, पंचायती राज और पारदर्शिता, इन सब का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा संबंध है इन सारी चीजों का। जब हम ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं तो स्वाभाविक है वो महात्मा गांधी से सीधे जुड़ता है। हम सबको पता है कि 1909 में महात्मा गांधी जब समुद्री यात्रा पर थे, दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हम लोग हिंद स्वराज्य के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस हिंद स्वराज्य को पढ़ा होगा। 1909 और 1940 का जो भारत छोड़ो 1900 भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ 1940 में, उससे अगर हम उसके बीच में देखें तो दो चीजें होती हैं। एक तो महात्मा गांधी 1940 से लेकर 1840 से 1940 में अगर हम देखें मुख्य रूप से, तो 1940 में बापू ने हरिजन पत्रिका में और दूसरे जो उनके और जो मुख्य पत्र होते थे, सब में उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात को बहुत बहुत जोरदार ढंग से उठाना शुरू कर दिया था। ये लगने लगा था कि अब देश की आजादी बहुत दूर नहीं रह गई है और आने वाले समय में जब देश आजाद होगा तो भारत की राज्य व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, ये बापू की दृष्टि में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था। क्योंकि उन्होंने जब वो लौटे थे 1920 में, जैसा हम लोग जानते हैं, और भारत की आज़ादी में के आंदोलन के वो अगुआ बने थे। उससे पहले तिलक जी के निर्देश पर उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी, और जब भारत की यात्रा कर रहे थे तो गांव-गांव जा रहे थे। और वैसे भी उन्होंने अपने अध्ययन में और उस यात्रा में दोनों में जो चीज समझा और जाना, वो सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने ये देखा कि भारत का गांव समाज जो अपने आप में आजाद भी था, उसका अपना स्वराज्य भी था गांव में, और उसका अपना और उसके बल पर वो स्वावलंबी था। उस स्वराज्य और स्वावलंबन को गांधी ने बहुत गहराई से अनुभव किया, और जो कि ये जो स्वतंत्रता है, स्वराज्य है, जो जन्मसिद्ध अधिकार है जो मनुष्य का, उसको एक व्यापक आधार में समझते हुए उन्होंने ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की थी। क्योंकि मनुष्य जो है, या भारतवर्ष का जो व्यक्ति है और भारतवर्ष का जो समाज है, वो अलग अलग लोगों के रूप में नहीं है, व्यक्तियों के रूप में नहीं है। वो एक केंद्रिक समाज है, एक सामुदायिक समाज है। यहाँ का समाज संबंधों के आधार पर अलग अलग समुदाय बनते हैं, एक सामुदायिक चरित्र बनता है। उस सामुदायिक चरित्र के साथ यहाँ के समाज का निर्माण होता है, और उसका जो सबसे बेसिक इकाई उस समुदाय की बनती है परिवार और पड़ोस के बाद, वो गांव बनता है। जहां परिवार और पड़ोस मिल जाता है वहां गांव हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने स्वराज्य को ग्राम स्वराज्य के अर्थ में देखना शुरू किया, और ये देखा कि जब गांव में आजादी थी तो गांव स्वावलंबी होता था। सिर्फ स्वावलंबी नहीं होता था, दुनिया का सबसे संपन्न देश हुआ करता था। इसीलिए गांधी ने स्वराज्य की बात की। और जब लुई फिशर ने उनसे पूछा, उसी समय में लुई फिशर ने जब उनसे पूछा कि बापू, अगर अब आप लगता है कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इसके बाद क्या आपके मन में क्या कल्पना है, तब गांधी ने यही कहा था कि मैं इस देश की सत्ता को, जो कि कुछ शहरों में सीमित कर रह गई है, 4 शहरों का उन्होंने नाम दिया था, जिसे आप पता है, जो कि उस समय मद्रास होता था, और जो आज चेन्नई है, और कलकत्ता था, बॉम्बे था, और अंत में दिल्ली पहुंचा था। तो ये जो 4 महानगरों में जो सत्ता सिमटी हुई है, उसे हम 7 लाख गांवों में बांटना चाहते हैं, उसे हम बिखेरेंगे, 7 लाख गांवों में बिखेरेंगे।
अर्थात वो ग्राम स्वराज्य की ही परिकल्पना थी। तो इतना ही नहीं था, बल्कि ग्राम स्वराज्य को गांधी जी ने बहुत अच्छा व्याख्या किया था। उन्होंने ग्राम स्वराज्य को, एक उसका प्रैक्टिकल रूप था, व्यवहारिक रूप था, और दूसरा उसका सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक रूप में ही वो व्यवहार छिपा हुआ था। इसलिए गांधी ने उसके 12 बुनियादी सिद्धांत तय किए थे कि ग्राम स्वराज्य के 12 बुनियादी सिद्धांत होंगे और ये ग्राम स्वराज इन्हीं 12 बुनियादी सिद्धांतों पर टिका होगा। ये उनकी जो सबसे बड़ी परिकल्पना थी कि वो 12 बुनियादी सिद्धांत वो मानव जीवन के, समाज जीवन के और राष्ट्रीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे, महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। उसमें जो सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने ग्राम स्वराज्य, क्योंकि अगर उसको हम देखेंगे और आगे के और आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे तो बहुत गहराई से वो चीज समझ में आएगी। वो कहते थे कि हम साधनों पर नहीं, भौतिक साधनों की सर्वोच्चता जीवन में नहीं होगी, बल्कि मनुष्य की सर्वोच्चता होगी। मनुष्य हमारे लिए सर्वोच्च होगा। अर्थात डेवलपमेंट जो होगा, विकास जो होगा, वो भौतिक संसाधनों से नहीं आका जाएगा, बल्कि मनुष्य कितना विकसित हुआ, मनुष्य का कितना विकास हुआ, ये सर्वोच्च होगा। और सारा का सारा ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना उसको केंद्र में रख करके होगी, उसकी सर्वोच्चता को। सबने जाना है, गांधी ने श्रम की सबसे ज्यादा महत्ता स्थापित की थी। वो मानते थे कि जो व्यक्ति बिना श्रम किए कुछ खाता है वो उन्होंने कहा वो चोर होता है। मतलब शरीर की आवश्यकता शरीर के श्रम से ही पूरी की जा सकती है। ये उनका सिद्धांत। और मानते थे बिना शरीर श्रम किए हुए अगर हम कुछ अर्जित करते हैं तो एक तरह से हम समाज की चोरी करते हैं। समानता था तीसरा जो उनका वो था, मूल्य था, सिद्धांत था ग्राम स्वराज का, वो समानता था। उस पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्टीशिप को आप सबने सुना है, गांधी के ट्रस्टीशिप को। ये चौथा उनका सिद्धांत था ग्राम स्वराज्य का, कि जिसके पास जितना होता है, जब उससे ज्यादा उसके पास आ जाता है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद, तो उसके लिए वो उसका एक तरह समाज की संपत्ति हो जाती है और वो उसका ट्रस्टी होता है। ये सिद्धांत है। विकेंद्रीकरण, जिसमें आप पंचायती राज और सत्ता के विकेंद्रीकरण को हम देख रहे हैं, वो विकेंद्रीकरण उनका पांचवा सिद्धांत था। स्वदेशी था, जिसे आप जानते हैं, स्वावलंबन था, सहयोग था, सत्याग्रह था, सर्वधर्म समानता थी, पंचायती राज और नई तालीम। ये 12 उनके बुनियादी सिद्धांत थे। आप सब देख रहे हैं कि इन 12 बुनियादी सिद्धांतों में एक तरफ व्यवहार भी झलक रहा है और दूसरी तरफ सिद्धांत भी है। सिद्धांत और व्यवहार को मिलाकर बापू, और ये माना था कि इस पूरी व्यवस्था को, ग्राम स्वराज्य की व्यवस्था को संचालित करने का काम ये पंचायतें करेंगी। पंचायत इसका मुख्य आधार होगी। लेकिन ये जो आज की पंचायत है और जो गांधी के समय की पंचायत थी, उसके बीच में एक मौलिक अंतर है। आपको पता है कि बापू की तो 29 जनवरी 1948 की हत्या हो गई थी। देश का संविधान जो बना वो पूरा जब हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब पूरी तरह से स्वीकृत हुआ संविधान सभा में, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो गांधी जी के समय में तो ये पंचायती राज नहीं था। ये जो अंग्रेजों ने जरूर पंचायती राज एक्ट बना लिए थे, लेकिन वो पंचायती राज एक्ट ठीक से लागू नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसी समय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1920 के बाद, जब उन्होंने अंग्रेजों ने के आधार पर जो 1919 का इंडिया एक्ट था, उसके आधार पर जब उन लोगों ने बनाया, राज्यों ने बनाया, प्रांतों ने बनाया, तो वो बाद में लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उसको ठीक से कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो गांधी की दृष्टि में जो पंचायत थी वो तो भारत की सांस्कृतिक पंचायत थी, जो गांव की बैठकी से शुरू हुई थी और तमाम जीवन मूल्यों को अपने अंदर समाहित करती हुई एक न्याय संस्था के रूप में, और धीरे धीरे वो गांव के समग्र विकास की दृष्टि से, सामुदायिकता की दृष्टि से, गांव में स्वराज्य और स्वावलंबन की दृष्टि से आगे बढ़ती रही, और अंत में जो जिसे धीरे धीरे पंच परमेश्वरी पंचायत के रूप में जाना जा रहा था।
जिसमें एक पंच परमेश्वर के जीवन मूल्य समाहित थे। इसीलिए गांधी कहते थे, उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत में भी लिखा है, जो 29 जनवरी को उनका डायरी का पृष्ठ है, और इसमें भी जब उन्होंने ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत लिखने लगे, तो पंचायत वाले चैप्टर के बारे में जब उन्होंने लिखा, पंचायत के ऊपर लिखा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा थी जो गांव के शासन को चलाती थी, गांव की व्यवस्था को चलाती थी। और उन्होंने फिर ये माना कि हर गांव में 5 लोगों की एक पंचायत होगी। उनकी परिकल्पना में तो ये पंचायत थी, और जो सर्वसम्मत से चुनी जाएगी, सर्वसहमति से चुनी जाएगी, और जिसमें वो मूल्य होंगे, ऐसे लोग हेलो। होंगे जो, क्या बीच में मेरी आवाज तो जा रही है ना द्विवेदी जी? द्विवेदी जी, मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है, बराबर है जी चंद्रशेखर जी आवाज आ रही है। एक्चुअली क्या था कि लोगों को हमने अलाउ किया हुआ था, तो वो बीच में उनकी आवाजें आ रही थी, तो सबको हमने म्यूट कर दिया है। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके आगे कार्यक्रम को सुचारू करें। लोगों से उम्मीद थी कि वो बीच में इस तरह से आवाज ना करेंगे, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने जो उनके दृष्टि में जो परिकल्पना थी पंचायत की, वो एक सांस्कृतिक बोध के साथ थी, मानवीय मूल्यों के साथ थी, और ग्राम स्वराज्य के इन सारे बुनियादी सिद्धांतों के साथ थी। खैर, गांधी जी तो नहीं रहे हमारे बीच में उसके बाद, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो वही जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था थी, जो अधिनियम थे, उन्हीं अधिनियमों में राज्य में पंचायती राज पंचायतें काम करने लगी थी, लेकिन वो बहुत निचले पायदान पर थी। अर्थात सिर्फ ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के सिवा दूसरी कोई पंचायत नहीं थी, बात सिर्फ ग्राम पंचायत की हुआ करती थी उस समय। वो ग्राम पंचायतें राज्य सरकारें कहीं उनका उपयोग कर रही थी, कहीं उनसे कुछ उनको अपने सत्ता के साथ जोड़ रही थी, कहीं, चूंकि वो राज्य का विषय था तो राज्य सरकारों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था, और लगभग ना के बराबर उनकी भागीदारी हो रही थी। 1952 में जब पंडित नेहरू ने सामाजिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, और जब देखा कि, और वो चाहते थे कि जनता की भागीदारी हो, बहुत पारदर्शिता हो, उसमें लोगों को पता चले कि इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चल रहा है, और पता ही ना चले बल्कि उसमें उनकी भागीदारी हो, जिससे उनकी ओनरशिप बन सके, स्वामित्व का भाव आ सके, वो मान सके इस देश के इस राष्ट्र के निर्माण में उनका भी योगदान है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, और जब उसकी समीक्षा की तो काफी निराशा उनको मिली, और उसी निराशा के परिणाम स्वरूप आप सबको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर फिर से एक बार पंचायती राज की शुरुआत होती है। और तब पंचायतें सिर्फ गांव की नहीं रह जाती, बल्कि गांव के ऊपर भी उनका एक ढांचा बनाया जाता है, लेकिन वो पंचायत नहीं बनाई जाती, वो डेवलपमेंट की कमेटी बनाई जाती है। आपके मध्य प्रदेश में जनपद जिसको बोला गया, यहाँ कहीं ब्लॉक बोला जाता है, वहां पर एक पंचायत समिति कहीं उसको कहते हैं, तो एक ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी, बीडीसी जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई, और जिले में जिला बोर्ड बनाया गया, जिला परिषद बनाया गया। तो जिला परिषद और जिला बोर्ड ये ग्राम पंचायतों के सपोर्ट के लिए बनाए गए। ग्राम पंचायतें मुख्य हैं और डेवलपमेंट में ये सारी चीजें लागू होंगी, लेकिन वो भी यात्रा बहुत दूर तक नहीं चल पाई। पता चल पाया गया, लेकिन नौकरशाही का उसी तरह से प्रभाव रहा, सारा कुछ वो कर्मचारियों के माध्यम से ही, हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहा, लोगों की भागीदारी कम से कम होती गई। जहां उन्हें मालिक बनना था वहां वो नागरिक तो बन नहीं पाए, वो लाभार्थी बन करके रह गए, और उनकी वो एक तरह से उनके अंदर उनकी पहचान भी लाभार्थी की होती जा रही थी, और भाव भी लाभार्थी का होता जा रहा था। कहाँ से क्या लाभ मिल जाएगा, कहाँ से क्या हमको मिल जाएगा, और जब लाभ मिलने का है तो मालिक नहीं, तो फिर स्वाभाविक है वो आश्रित होने का भाव उनके ऊपर ज्यादा गया कि कोई आएगा वो हमें देगा, और हम आश्वस्त भी करते रहे, उनको इस बात का आश्वासन भी देते रहे कि सब कुछ तो हम ही करेंगे, आप तो सिर्फ हमें वोट दे दो, हमें शासक बना दो, उसके बाद सब कुछ हम कर देंगे। तो ये चलता रहा, और उसमें सारा का सारा केंद्रीकृत सत्ता बनती चली गई।
पारदर्शिता खत्म होती गई सत्ता से। और आप सबको पता है कि उसके बाद कैसे आती है, इमरजेंसी आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, और अंत में फिर एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है जो बिल्कुल राजनीति से अछूत, उस समय राजनीति जिसका विषय नहीं होता, जो तो एक पायलट होता है, लेकिन वो बना तो उसने जिस तरह से समझा इस पूरी व्यवस्था को, तो दो चीजें उसको समझ में आई कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये गवर्नेंस दलालों के हाथ में है, सत्ता दलालों के हाथ में है। उन्होंने इसको अपना अनुभव बताया। और दूसरा ये जिसको बहुत चर्चित है कि 100 रुपया जब चलता है, उस समय उन्होंने कहा था 1 रुपया चलता है तो गांव 15 पैसा पहुंचता है। अर्थात वो जो डेवलपमेंट था, मतलब गवर्नेंस जो था वो दलालों के हाथ में था, और डेवलपमेंट जो था वो नीचे तक नहीं पहुंचता था। वो उसमें लीकेज इतने ज्यादा थे, और या उसका बोझ इतना ज्यादा था, जिसको कहते हैं सिस्टम में इतना ज्यादा खर्च हो जाता था कि वो 1 रुपया चलते चलते 15 पैसे गांव में पहुंचता था। और उसके लिए जो विकल्प समझ में आया, उनको भी पंचायती राज समझ में आया। और इस घोषणा के साथ उन्होंने पंचायती राज को पार्लियामेंट में यही घोषणा की थी। 2-3 चीजें उन्होंने, जब पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव के विधेयक के बारे में अपना वक्तव्य दे रहा था उस समय का प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया वो यही कहा था कि संविधान जिस काम को नहीं पूरा कर सका, या जो छूट गया संविधान से, और गांधी के जिस सपने को संविधान ने पूरा नहीं किया, उसी सपने को पूरा करने के लिए, अर्थात उस ग्राम स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। उस समय नहीं पास हुआ था। बाद में 1993, जैसे हम जानते हैं कि 1992 में पार्लियामेंट ने पास किया, 1993 में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, 1994 में राज्य के अधिनियमों ने अपने अपने अधिनियम में संशोधन किया, और 1995 से वो लागू हुआ। तो आज 1995 से लेकर के, और उसमें जो सबसे बड़ी बात रही, क्योंकि गांधी ने, जेपी ने, या जिसने भी देखा, वो पंचायतों को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में नहीं देखा था। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में तो उनके सामने बहुत सारे थे। राज्य का लोकतंत्र जो है वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के आधार पर प्रतिनिधियों के बल पर चल रहा है। देश का लोकतंत्र प्रतिनिधियों के बल पर चल रहा है। और गांधी की जो परिकल्पना थी, उसको जयप्रकाश जी ने अपने शब्दों में जो व्याख्यायित किया, जिसको उन्होंने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा, सहभागी लोकतंत्र कहा, और वही गांधी की परिकल्पना थी, ग्राम स्वराज की असली परिकल्पना वही थी। तो उसको जो लेकर के संविधान ने एक प्रयास किया ग्राम सभा के रूप में, कि एक ग्राम सभा होगी। वास्तव में ग्राम सभा ही मूल थी। जब हम कहते हैं संस्कृति में, जब हम चलते हैं, कहते हैं पंचायत वो थी गांव की बैठकी। जब गांव का समाज, देखिए 3 चीज होता है, एक गांव होता है, एक गांव समाज होता है, एक ग्राम पंचायत होती है, और एक ग्राम सभा होती है। अगर इन चारों को हम समझना चाहें बहुत सरल शब्दों में, तो जब हम गांव कहते हैं तो लोग और भूगोल होते हैं, जहां एक भौगोलिक क्षेत्र है, और उस भौगोलिक क्षेत्र में लोग हैं। दूसरी तरफ वही लोगों के बीच जब रिश्ता हो जाता है, लोगों के बीच एक सेंद्रिक भाव आ जाता है, समुदाय की स्थिति आ जाती है, तो वो समाज बन जाता है, तो वो गांव समाज होता है। ये गांव समाज जब अपनी जरूरतों के लिए बैठा करता था, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, या आपस के विवाद के लिए, तो उसी को हम ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कहते थे। वही गांव की बैठकी पंचायत और ग्राम सभा होती है। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में गांव तो है, लोग और भूगोल तो है, और संविधान ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को भी संवैधानिक मान्यता दे दी है। लेकिन खत्म क्या हुआ है? बीच से समाज खत्म हुआ है। सबसे ज्यादा वो समाज टूटा है, लोगों के बीच के रिश्ते टूटे हैं। और चूंकि पंचायत और ग्राम सभा, या ग्राम सभा और पंचायत, ये तो उस समाज के ऊपर टिकती है। अगर समाज ही नहीं होता तो काहे की पंचायत होगी, काहे की ग्राम सभा होगी। इसीलिए आज का जो सबसे, ये 73वें संविधान संशोधन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप सब देखते हैं, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा, इसके पहले भी एक सेमिनार हो चुका है, इसलिए उसकी बहुत व्याख्या की शायद जरूरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था आज की तारीख में चल रही है, लोगों की कोई भाग, अभी आज की तारीख से पूरे देश में जो गांव सरकार के रूप में ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने गांव की योजना बनाएंगे, जिसको ग्राम पंचायत विकास योजना कहा जा रहा है, जिसके लिए कई लाख करोड़ रुपया जो फाइनेंस कमीशन है, इंडिया का फाइनेंस कमीशन है, उसने आवंटित किया है। राज्य के वित्त आयोग से आवंटित हुआ है। बहुत सारी स्कीमों का पैसा आया हुआ है गांव में। इन सब को मिला करके
ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, अर्थात आज से उसका प्रोसेस शुरू होना है और दिसंबर के एंड में वो ग्राम पंचायत विकास योजना बन जानी है अगले साल के, अगले बजट ईयर के लिए। जहां ये कहा जा रहा है उस ग्राम पंचायत विकास योजना में जो लोगों की भागीदारी से बननी थी, अर्थात हर वार्ड में लोग बैठ करके अपनी समस्याओं को चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद वो ग्राम सभा को सौंपे, ग्राम सभा उसकी प्राथमिकता तय करे, प्राथमिकता तय होने के बाद ग्राम पंचायत जो है उसका टेक्निकल प्लान बनाए और उस टेक्निकल प्लान को अंतिम स्वीकृति जो है वो ग्राम सभा दे। ये है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस और ये प्रोसेस आज की तारीख से शुरू हो रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि सरकार भी इसीलिए प्रोसेस कर रही है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, लेकिन अफसोस है कि इसमें लोगों की भागीदारी का प्रतिशत बहुत ही कम है, अर्थात वो ग्राम सभा हो ही नहीं पा रही है। ग्राम सभा में लोग जो जुटते, मालिक के रूप में जुटते, राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से जुटते, गांव के विकास की दृष्टि से जुटते, बजाय वो सारे लाभार्थी होकर के जुटते हैं। और लाभार्थी तो फिर वही है जिसको कहते हैं कि जिसको लाभ होगा वही ग्राम सभा में जाएगा या और नहीं, फिर उनकी संख्या बहुत सीमित हो जाती है लाभ लेने वालों की, तो वो गांव के जो प्रबुद्ध जन है वो नहीं जाते। ये संकट आज के पंचायती राज व्यवस्था में है, जिसके चलते ग्राम सभाओं की जो स्थिति है वो आप सबके सामने है। ये जो ग्राम स्वराज्य से चलकर ग्राम पंचायत तक की यात्रा है, ग्राम सभा तक की यात्रा है, तो सबने जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी वो मानते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जो तमाम दोष हैं और विशेषकर जो सूचना का आयोग है, सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार के आने की आवश्यकता तो इसी बात के लिए पड़ी कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से चलने वाली सरकारें हैं उन सरकारों में पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कितनी अपारदर्शिता है। उसी अपारदर्शिता को खत्म करने के लिए कि जनता को ये राइट है, ये अधिकार है इस देश के नागरिकों को, देश का मालिक होने के नाते वो ये जाने कि क्या हो रहा है, क्या बजट है, कहाँ खर्च हो रहा है, देश की व्यवस्था कैसे चल रही है, आप किस तरह की नोट शीट लिख रहे हैं, किस तरह के आदेश कर रहे हैं। इसी को जानने के लिए तो ये जानना उसका अधिकार नहीं, उसका एक नागरिक का अधिकार है, उसका एक संवैधानिक अधिकार है। और उसी संवैधानिक अधिकार के तहत सूचना के अधिकार का ये सूचना का अधिकार आया था, एक्ट आया था। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ये कमियां हैं, कमजोरियां हैं। लेकिन जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, ग्राम सभा, उस ग्राम सभा के स्तर पर हर गांव का हर नागरिक, वयस्क नागरिक खुद बैठ करके अपने गांव का प्लान बनाएगा। पूरी प्लान में जैसे मैंने कहा सिर्फ राज्य वित्त आयोग का पैसा नहीं होगा उसमें, वो जो हिस्सा मिलता है वो होगा, केंद्र के वित्त आयोग का हिस्सा होगा जो पंचायतों को आवंटित किया जा रहा है। सारी स्कीमें एमजी नरेगा से लेकर के और स्वच्छता और जल संरक्षण की या पेयजल की जितनी तरह की स्कीमें हैं उन सबके पैसे क्लब किए जाएंगे और सबको मिलाकर गांव की एक समग्र योजना बनानी है ग्राम पंचायत विकास योजना में। और वो बनाना किसको है, आवश्यकताएं भी वार्ड के स्तर पर बैठ करके वो इस देश का वयस्क नागरिक ही तय करेगा और उसमें कटौती नहीं हो सकती। वो ग्राम सभा के कंपाइल होकर ग्राम सभा के पास जाएगा, ग्राम सभा में फिर वही लोग बैठेंगे और उसकी प्रायोरिटी तय करेंगे और प्रायोरिटी तय होने के बाद फिर प्लान बनेगा और उस प्लान की अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार जो है वो ग्राम सभा को है। ग्राम सभा जो स्वीकृति दे देगी उसको देश की पार्लियामेंट भी नहीं खत्म करेगी। पार्लियामेंट को भी अगर देश के प्रधानमंत्री को भी कोई संशोधन करवाना है तो वो रिक्वेस्ट करेंगे ग्राम सभा से, ये है उसकी गाइडलाइन। तो जहां इतना पावर ग्राम सभा को मिला है, लेकिन वहां तो लोग ग्राम सभा में बैठ ही नहीं रहे हैं। वो लाभार्थी से मालिक तक की यात्रा भी पूरी का भाव ही नहीं पैदा हो पा रहा है कि हम अपने गांव की योजना बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां यहां आकर के ग्राम सभा के स्तर पर सूचना का अधिकार की संपूर्णता हो जाती है, वहां पर फिर चूंकि ये जो एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, तो दवा है ना, दवा तो तब तक ही चाहिए जब तक रोग हो। रोग ठीक हो जाता है तो दवा खत्म हो जाती है, फिर तो हमें पोषक तत्व चाहिए। तो सारे एक्ट जितने हैं, सारे कानून जो हैं वो दवा के रूप में होते हैं और ये जितना जीवन में बहुत जरूरी होते जाते हैं उतना समझ लीजिए रोग बढ़ता चला जा रहा है। जितनी इनकी उपयोगिता बढ़ती जाती है रोग उतना विराट होता जा रहा है, विकट होता जा रहा है, ये मानकर चलना चाहिए मोटे तौर पर।
तो वहां जाकर के पूरा समाज स्वस्थ हो जाता है, पूरा गांव समाज स्वस्थ हो जाना चाहिए था, हो सकता है, और सूचना का अधिकार वहां पर उस एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम ग्राम पंचायत तो फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जा रही है। लेकिन ग्राम पंचायत के स्तर पर भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि गांव का कोई नागरिक जब भी चाहे वो ग्राम पंचायत में जाकर सेक्रेटरी से किसी भी चीज की फोटोकॉपी ले सकता है। उसके लिए बिल्कुल बाकायदा हर राज्य के एक्ट में लिखा हुआ है, हर राज्य के एक्ट में लिखा हुआ है कि वो जा करके बाकायदा उसकी फोटोकॉपी ले सकता है। और जो गांव पंचायत का सदस्य है, वार्ड मेंबर है, उसको तो वार्ड मेंबर मंत्री होने के नाते कभी भी ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर किसी भी रिकॉर्ड को किसी समय पूरा देख सकता है, आयव्यय को देख सकता है, उसको बिल्कुल संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद देखा ये गया है, मैं अभी उत्तर प्रदेश में वार्ड सदस्यों की ट्रेनिंग तीसरी सरकार अभियान कर रही है, लगभग उसने अब तक 1 लाख वार्ड सदस्यों से सीधे संपर्क किया। चूंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, उसमें से लगभग 9,000 लोगों को हम लोग दे पाए, चूंकि उनके पास अभी संसाधन नहीं थे, वो जूम पर या व्हाट्सएप पर ट्रेनिंग लेने की स्थिति में नहीं थे। तो जो 9,000 लोग आए उसमें ज्यादातर का यही शिकायत है कि शायद बैठकें नहीं होती। कई लोग उसमें बताते हैं कि उन्हें सूचना के अधिकार, वार्ड मेंबर ही अपनी ग्राम पंचायत में जिसका वो एक हिस्सा है, वो सूचना के अधिकार के तहत उसे सूचनाएं प्राप्त कर रहा है। तो बहुत, और ये सारा ये है कि जानकारी का अभाव, लोगों की पहल का अभाव, लोगों की भागीदारी का अभाव, ये सारी है। तो ग्राम स्वराज्य के रूप में जिस ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के साथ जिस नए पंचायती राज को लाया गया, कमियां उसमें आज की तारीख में हैं अभी कई, लेकिन फिर भी बहुत सारे खिड़कियां खुल चुकी हैं, बहुत सारे दरवाजे उसके खुल चुके हैं जहां से हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी वो चीजें जमीन पर नहीं उतर रही हैं। तो आज जब हम 2 अक्टूबर को गांधी के ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, और एक चीज जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, इन सब के बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जो मैं कह रहा था कि वो समाज गायब है, इसलिए सबसे पहली जरूरत शायद अब पंचायती राज के लिए या ग्राम स्वराज्य, गांधी के उन पूरे ग्राम स्वराज्य के मूल्यों को, वो बहुत प्रासंगिक है। और उनका नया संदर्भ क्या होगा वो मैं निवेदन करना चाहता हूं। गांधी के ग्राम स्वराज्य के नए संदर्भ 3 भागों में बटे होंगे, और हम सब, आप सारे विचारवान व्यक्ति हैं, बहुत इस देश के बौद्धिक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, निश्चित रूप से इस पर विचार करिएगा और अपने अपने स्तर से जहां तक हो सकेगा इसको और व्याख्यायित करिएगा, लोगों तक और ले जाने की कोशिश करिएगा। पहला होगा गांव समाज के पुनर्जागरण का। अब समय है गांव समाज को फिर से जागृत करने का, और जब हम उसके पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, गांव समाज, पहला काम करना होगा, ये पंचायती राज सभी सफल होगा, गांव समाज के पुनर्जागरण का करना होगा। और इस पुनर्जागरण में 2 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा कि भारत के गांव समाज की सामुदायिकता की जो भावना थी और उसका जो व्यवहार था वो कैसे फिर से खड़ा हो सके, अर्थात सामुदायिक भावना और व्यवहार के विकास का काम करना होगा। और दूसरा काम करना होगा कि समानता पर आधारित गांव में जो संबंध होते हैं, संबंध प्राथमिक होते हैं, साधन और संबंध, तो संबंधों की प्राथमिकता होती है, रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। इस देश की संस्कृति भी संबंधों पर आधारित संस्कृति है। तो समानता, लेकिन वो समानता पर हो, वो समानता का संबंध होना चाहिए, बराबरी का संबंध हो, जो हमारा संविधान भी कहता है समानता पर आधारित संबंधों की प्राथमिकता हो। दूसरा करना पड़ेगा, अगर ये गांव समाज जाग जाता है तो गांव की व्यवस्था की पुनर्रचना करना पड़ेगा, गांव व्यवस्था को उसकी व्यवस्था को फिर से नए सिरे से रचना पड़ेगा। और वो व्यवस्था की पुनर्रचना 2 भागों में बटी होगी। पहला जो सांस्कृतिक पक्ष है, जिसको हम कहते हैं परिवार और पड़ोस की जो संस्कृति थी, जो परिवार होता था और परिवार की जो कल्चर था, और एक पड़ोसी होता था, पड़ोसी के साथ जो रिश्ता होता था, परिवार और पड़ोस के रिश्ते को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और दूसरा संवैधानिक पक्ष होगा, एक सांस्कृतिक पक्ष होगा व्यवस्था का, और दूसरा संवैधानिक पक्ष होगा। संवैधानिक पक्ष होगा कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अर्थात गांव सभा को हम कैसे मजबूत कर सकें। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी गांव सभा है, तो गांव सभा को कैसे हम प्रभावी बना सकें, एक्टिव कर सकें। और दूसरा जिसे हम स्वशासन कहते हैं, स्वराज्य कहते हैं,
स्वशासन और स्वराज अर्थात ग्राम पंचायतों को। ग्राम पंचायत स्वशासन का आधार है, जहां शासन होगा जिसके माध्यम से, और स्वराज्य है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा और स्वशासन और स्वराज, इन दोनों को हम मजबूत कर सके, कैसे इनको हम एक्टिव कर सके, कैसे इनको इफेक्टिव बना, और अंत में होगा गांव का पुनर्निर्माण। तब जाकर के भारत के गांव का पुनर्निर्माण होगा, गांधी का वो सपना तब साकार होगा। और उसके लिए दो चीजें होंगी, स्वदेशी और स्वावलंबन। ये दो तत्व लेने पड़ेंगे। जितना स्वदेशीपन आएगा और जितना स्वावलंबी कार्य होगा, उतना गांव समाज का पुनर्निर्माण होगा। तो ये मुख्य रूप से यही नया संदर्भ है। और आप इन सब में देख लीजिए, गांधी के वो 12 बुनियादी सिद्धांत ग्राम स्वराज्य के, इन्हीं सब में समाहित है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समय दिया बातचीत करने के, अपने अनुभवों को अपने आपके साथ बांटने का, और आपसे बहुत कुछ अभी सीखने को